बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर नामक गांव में भैरव सिंह नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। भैरव सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। भैरव सिंह बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का देहांत हो जाने के बाद भैरव सिंह ने ही अपने बेटे को पाला। वह गांव-गांव जाकर अपनी टूटी सी साइकिल पर घर-घर जाकर आटा बेचा करता था। गेहूं, मक्का, बाजरा अपनी टूटी साइकिल पर रखकर आसपास के सभी गांव में जाकर बेचा करता था और उसी कमाई से अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर वह अपने बेटे को इंजीनियर की पढ़ाई करा रहा था। उसका बेटा सुरेश बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान था। वह जानता था कि उसके पिताजी कितनी मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, इसलिए वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता। फिर एक दिन की बात है। अरे अरे बेटा सुरेश, ओ सुरेश। जी पिताजी। बेटा सुरेश, बहुत रात हो गई है और तू बेटा अभी तक पढ़ रहा है। सो जा, सुबह तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भी तो जाना है। हाँ पिताजी, मुझे याद है, बस थोड़ी देर और पढ़ लूँ फिर सो जाऊँगा। पर बेटा अब तो बहुत रात हो गई है, तू थक भी गया होगा। मेरी मान तो तू सो जा। हाँ पिताजी, आपको तो पता ही है, मुझे अब आपका दुख देखा नहीं जाता। मैं जल्दी से जल्दी पढ़ाई पूरी करके अच्छी सी नौकरी लग जाना चाहता हूँ ताकि घर के खर्चों में हाथ बटा सकूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है तू जल्दी से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी लगना चाहता है, पर फिर भी एक रात में तो यह सब नहीं हो पाएगा ना। तो तू आराम कर ले। हाँ पिताजी, बस किसी तरह यह आखिरी साल है, मैं फाइनल ईयर में पास हो जाऊं, फिर मैं भी काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। हाँ बेटा, पर अभी तो तू सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर अगली सुबह सुरेश के कॉलेज जाने के बाद ही भैरव सिंह भी अपनी टूटी साइकिल पर अपने काम पर निकल जाता है। आटा ले लो, आटा। गेहूं, चना, मक्का, बाजरा का आटा ले लो। आटा ले लो, आटा। आटा ले लो, शुद्ध गेहूं का आटा ले लो। अरे अरे भाई भैरव सिंह, क्या हाल है? क्या बताऊं भैया, हाल तो बहुत बुरे चल रहे हैं। अरे क्या हुआ भाई? क्या करूं, यह गरीबी है कि मार ही डालेगी। हाँ भाई, यह हालत तो मेरी भी है भाई। अरे भाई, इस गरीबी में तो फिर भी काम चल ही जाएगा, पर क्या भाई? यह मेरे घुटनों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आई, मुझे लगा थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, पर यह तो भाई बढ़ता ही जा रहा है। अरे भाई, तुम अपने घुटने को दिखा क्यों नहीं लेते? भाई कैसे दिखाऊं, इतनी गरीबी में इतना पैसा कहाँ बचता है कि मैं अपने ऊपर लगाऊं। अब बेटे को भी तो अच्छा पढ़ाना है ना, फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई? भाई भैरव, सबसे पहले तो तू अपना दर्द ठीक करवा, नहीं तो कैसे कमा पाएगा। और यह देख, इस टूटी साइकिल को खींचता रहेगा तो तेरे घुटनों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे तो लगता है ज्यादा साइकिल चलाने की वजह से ही तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है। हो सकता है भाई। चल भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ और घरों में आटा बेच दूँ। हाँ भाई ठीक है, राम राम भाई। राम राम भाई। फिर भैरव सिंह अपनी टूटी साइकिल को लेकर आगे बढ़ चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भैरव सिंह का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर वह इस दर्द में ही काम करता रहता है। फिर एक रात, अरे अरे अरे, मैं मर गया। मेरा पैर आज तो, अरे मेरा घुटना कितना दर्द है इसमें, अरे मर गया। पिताजी क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे सुरेश बेटा कुछ नहीं हुआ। नहीं पिताजी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आपको दर्द हो रहा है, आप मुझसे छुपाकर मुझे कुछ नहीं बताते हो।
अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत दर्द बढ़ गया है। पता नहीं कैसे इतना दर्द बढ़ गया। मुझे लगता था यह ठीक हो जाएगा, पर दर्द इतना बढ़ गया कि अब सहा नहीं जा रहा। और पिताजी, आपको पहले ही अपने घुटनों को कहीं दिखा देना चाहिए था ना। हम ऐसा करेंगे, हम कल ही गांव वाले अस्पताल में चलेंगे। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे ही घर में आराम करके ठीक हो जाऊंगा। नहीं पिताजी, आपको कल मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा ठीक है, कल देखते हैं। फिर अगले दिन सुरेश अपने पिताजी को जबरदस्ती गांव में बने अस्पताल में ले जाता है। देखो सुरेश बेटा, मैंने तुम्हारे बाबूजी के दोनों पैरों का चेकअप कर लिया है। इनकी ज्यादा साइकिल चलाने की वजह से ही यह घुटनों का दर्द और ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो मैं कुछ दवा लिखकर दे देता हूँ, इन्हें यह खिला देना। पर ध्यान रहे, अगर ये ऐसे ही साइकिल ज्यादा चलाते रहे तो इनके दोनों घुटने खराब हो सकते हैं और फिर बस एक ही इलाज बचेगा, ऑपरेशन का। इसलिए इनकी साइकिल चलाना बंद करना होगा, क्योंकि बार बार साइकिल में पैडल मारने की वजह से इनके दोनों घुटने खराब हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे। और हाँ, यह दवाई सुबह शाम खा लेंगे, इससे यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर सुरेश अपने पिताजी को लेकर घर आ जाता है। पिताजी, अब आप ये दवाई खा लीजिए, और हाँ, अब आप साइकिल भी नहीं चलाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अरे सुरेश बेटा, अगर मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा तो फिर दूर दूर जाकर गांव में आटा कैसे बेच पाऊंगा बेटा। अभी तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। तुझे मैं बड़ा इंजीनियर बनता देखना चाहता हूँ बेटा। उसके लिए मैं ऐसे काम नहीं छोड़ सकता। पर पिताजी, आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो आपको पैर में बहुत दर्द होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तू कहता है तो मैं 2-3 दिन घर में आराम कर लेता हूँ और दवाई खा लेता हूँ। फिर जब मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस जाकर काम कर लूंगा। फिर ऐसे ही भैरव सिंह कुछ दिन घर में ही आराम करता है और 3 दिन के बाद आराम पड़ते ही अपनी टूटी साइकिल उठाकर काम के लिए निकल पड़ता है। पिताजी आज फिर से निकल गए। मुझे उनकी बहुत चिंता है। पता नहीं वह कैसे साइकिल चलाएंगे। हे भगवान, हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं कि मैं उनको नया स्कूटर ला दूं। पर सुरेश, ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो पिताजी की तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। ऐसा कुछ तो होगा। ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि मैं पिताजी की मदद कर सकूं? तभी सुरेश की नजर दीवार पर लटकी घड़ी पर पड़ती है। अरे देखो 11 भी बज गए। अरे नहीं यार, यह घड़ी है कि अपने आप ही चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। हाँ, एक मिनट, क्यों ना पिताजी की साइकिल में भी मैं ऐसी ही बैटरी लगा दूं जिससे कि वह अपने आप ही चलने लगे। मैंने इतनी तो इंजीनियर पढ़ ही ली है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, मैं कुछ बैटरी की मदद से ऐसा कर सकता हूँ। अरे वाह, अरे हाँ, यह तो बहुत अच्छी तरकीब है। मुझे यह बिजली से चलने वाली साइकिल बनानी ही है, जिससे कि मेरे पिताजी को साइकिल में पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सुरेश पूरे दिन बैठकर इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे बनाएगी इसकी तैयारी करता रहता है। आगे की कहानी आप अगले भाग में देखेंगे कि कैसे सुरेश अपने पिताजी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल बना पाता है। बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर गांव में हीरालाल नाम का एक सेठ रहा करता था। हीरालाल का एक छोटा भाई था जिसका नाम था नमन, जो कि उसके साथ ही गांव में रहा करता था। हीरालाल का गांव में ही बहुत बड़ा आम का व्यापार था। वह अक्सर ही अपने आमों को बेचने के लिए गांव से बाहर दूर दूसरे गांव में जाया करता था। मंगलपुर गांव घने जंगल के बीच में बसा हुआ था। मंगलपुर गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए घने जंगल को पार करे बिना नहीं जाया जा सकता था। फिर एक दिन की बात है। बिरजू, ओ बिरजू, अरे बिरजू, अरे कहाँ मर गया? बिरजू, जी मालिक। अरे कहाँ मर गया था तू? मालिक, मैं यही था, बस गोदाम की तरफ गया था। अच्छा, चल ठीक है,
बाहर जाकर देख तो जरा, आम की गाड़ी तैयार हुई कि नहीं। फिर चलना भी तो है, नहीं तो शाम को ढोलपुर से आते समय देर हो जाएगी। जा देख तो जरा, सारे आम बैलगाड़ी में अच्छे से बांध दिए हैं ना। जी मालिक। यह भी बहुत भुलक्कड़ हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ हाँ चल ठीक है, अब बस कर, चल अब चल जल्दी, नहीं तो आते समय देर हो जाएगी। फिर सेठ और उसका नौकर बिरजू आम से भरी गाड़ी लेकर गांव से दूर दूसरे गांव में आम बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। सेठ जी, आजकल सुनने में आया है जंगल में बहुत से जंगली जानवर जंगल से बाहर गांव की तरफ आ गए हैं। और वह सुरेश चाचा का लड़का बता रहा था कि सीमापुर गांव में एक इंसान को इसी जंगल में एक भेड़िए ने पकड़ लिया और पूरी तरह घायल कर दिया। वो तो भगवान की कृपा थी कि वह अच्छे से बच गया, नहीं तो वह यही मारा जाता। अरे अरे, तू ऐसी खबरें कहाँ से सुनकर आता है? अब जंगल में भला जानवर ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? और ऊपर से सुरेश चाचा के लड़के को सभी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलने का मौका चाहिए बस। मुझे तो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। उस आदमी ने जंगल में कोई कुत्ता उत्ता देख लिया होगा और इसने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर उसे भेड़िया बना दिया। नहीं सेठ जी, फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आखिरकार हम जंगल में से जा रहे हैं। अभी तो तू अच्छे से बैलगाड़ी चला बस, पता नहीं कहां से ये फालतू बातें सुनकर आता है। फिर वह दोनों दूसरे गांव में जाकर सभी आमों को बेच आते हैं और आते आते उन्हें शाम हो जाती है। अरे बिरजू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज इतनी अच्छी कमाई हो गई और हमारे सारे आम भी बिक गए। हाँ सेठ जी, पर अब तो शाम हो आई है और गांव में जाते जाते तो रात हो जाएगी। सेठ जी, मेरी बात माने तो आज हम इसी गांव में रुक जाते हैं। सुबह होते ही गांव की तरफ निकल पड़ेंगे। अरे बिरजू, तू इतना क्यों डरता है यार? अरे कुछ नहीं होगा भाई, और वैसे भी कोई आज की नई बात थोड़ी ना है। हम तो रात बेरात ऐसे ही जंगल में घूमते रहते हैं यार। पर सेठ जी, वह बात। अरे तू अभी भी उसी बात को सोच रहा है? अरे उन बातों को छोड़, वह तो सब अफवाहें हैं। चल अब जल्दी से गाड़ी खींच ले। ऐसा कहकर दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम से रात हो जाती है और वह दोनों चलते चलते घने जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। वह जंगल इतना घना और डरावना होता है कि दूर खड़े पेड़ भी रात में डरावने लगने लगते हैं, जैसे कि मानो कोई दानव खड़ा हो। सेठ जी, मैं ना कहता था रात हो जाएगी। अब इस जंगल में तो बहुत से जंगली जानवर भी हैं। अरे डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। रात हो गई तो क्या हुआ? अरे ऐसी रात तो हमने बहुत देखी है, और अगर जंगल में जानवर ही नहीं रहेंगे तो फिर और कौन रहेगा? तू चिंता मत कर और अच्छे से बैलगाड़ी चला। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद, अरे बिरजू, गाड़ी थोड़ा रोकियो यार। पर क्यों सेठ जी? अरे तू समझा कर यार, मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं, तू रोक गाड़ी यार। पर सेठ जी, यहाँ तो और कहाँ? रुक, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर सेठ वहीं पास की झाड़ियों की तरफ जाने लगता है
कि तभी पास की झाड़ियां अपने आप हिलने लगती हैं। अरे 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 ये क्या है? एक भेड़िया। तभी अचानक से एक खूंखार भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सीधा सेठ जी के ऊपर वार कर देता है। अरे अरे नहीं! और सेठ डर के मारे जमीन पर जा गिरता है। अरे 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 बिरजू, बचा मुझे, बचा! अरे बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! और देखते ही देखते वह काला खतरनाक भेड़िया सेठ को झाड़ियों में खींच कर ले जाता है। नहीं, बचाओ 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 बचाओ! अरे 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 अब मैं क्या करूं? बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। वह भी फटाफट भेड़िए के पीछे पीछे सेठ जी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक हलचल होती है। सेठ जी, क्या आप सही हो? अरे अरे बाप रे बाप! बचाओ! झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा आदमखोर भेड़िया बाहर निकल कर आता है। वह आदमखोर भेड़िया आधा इंसान और आधे भेड़िए की तरह ही दिखाई दे रहा होता है। अरे अरे बाप रे बाप! यह कौन है? यह सेठ जी को क्या हो गया? ऐसा कहकर जैसे ही बिरजू भागने लगता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं जंगल में ही बेहोश होकर गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे सर में? अरे मैं तो कल से यहीं इस जंगल में बेहोश पड़ा हूँ। अरे नहीं! और सेठ जी? अरे नहीं, सेठ जी का क्या हुआ? वह तो बहुत भयंकर भेड़िए में बदल गए थे। अरे अब क्या होगा? मुझे जल्दी से इस भयंकर जंगल से निकल जाना चाहिए और गांव में जाकर सबको भेड़िए की सूचना देनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, यही सही रहेगा। अरे ये क्या हो गया है? फिर बिरजू जैसे तैसे जंगल से निकलकर अपने गांव पहुंचता है। भागो भागो भाई, भागो भागो! अरे अरे, क्या हुआ तुझे? तूने क्या दिन में ही भूत देख लिया क्या? अरे पर ये तेरी हालत किसने की? अरे मैं इसको जानता हूँ, यह तो सेठ हीरा लाल की दुकान पर काम करता है। बचाओ बचाओ भाई, बचाओ! मुझे उससे मुझे बचाओ यार। तो और हाँ, तुम भी छुप जाओ भाई, तुम भी छुप जाओ। अपने घर में जाकर सबको बता दो, वो आ गया है, वो आ गया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे अरे अरे, किसको बचाओ? पर कौन है वो जिससे तुझे इतना डर लग रहा है भला? अरे 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 भाई, अरे भाई, वह बहुत खतरनाक है। वह खतरनाक काला आदमखोर जो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा वो, सबको। अरे अरे भाई, लगता है यह तो पागल हो गया है। मैं तो कहता हूँ इसके सेठ हीरालाल को यहाँ बुला लो। यह उसी के सामने ही सब बताएगा कि इसे भला किससे डर लग रहा है। अरे अरे अरे, सेठ
सेठ जी ही तो आदमखोर भेड़िया बन गए हैं और वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या? अरे ये क्या बोल रहा है तू? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शामू भाई, तू एक काम कर, हम सब इसको लेकर मेरे घर जा रहे हैं, तू वहीं इसके सेठ के साथ मेरे घर आ जाना। फिर गांव के कुछ लोग बिरजू को अपने घर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शामू जल्दी से सेठ जी की दुकान पर जाता है। सेठ जी, अरे शामू भाई, क्या हुआ? नमन भाई, सेठ जी कहाँ हैं? शामू भाई, भैया तो दुकान पर है ही नहीं। वह तो कल सुबह से ही आम बेचने के लिए दूसरे गांव में गए थे। भाई वो तो सब ठीक है, पर तुम्हारे यहाँ पर काम करने वाला एक मजदूर हमें गांव के जंगल के पास जख्मी हालत में मिला। वह बहुत घबराया हुआ है भाई, और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अच्छा, कौन है वो? चल भाई, तू मेरे साथ ही चल। हाँ भाई, चलो। फिर वह दोनों फटाफट बिरजू के पास पहुंच जाते हैं। अरे यह तो बिरजू है। छोटे सेठ जी। बिरजू, ये तेरी हालत किसने करी? और भैया कहाँ हैं? सेठ जी बचा लो सेठ जी, बचा लो। सेठ जी, मैं किसी को नहीं छोड़ेगा सेठ जी, किसी को नहीं। अरे पर हुआ क्या है? तू क्यों इतना घबराया हुआ है? फिर बिरजू पिछली रात जंगल में जो कुछ भी हुआ सब बताता है। यह सब सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि भेड़िए के वार से भैया एक आदमखोर भेड़िया बन गए हैं? जी सेठ जी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ जी, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने जरूर कुछ न कुछ और देख लिया होगा। नहीं चाचा जी, यह भला झूठ क्यों बोलेगा? और अगर ये झूठ भी बोल रहा हो तो भैया का क्या हुआ? वह कहाँ है अभी तक? अरे नमन यार, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे भैया वहीं जंगल में घायल हालत में पड़े हुए हों। अरे हाँ, तुमने सही कहा। मेरे भैया, मुझे अभी जंगल में जाना होगा। मेरे भैया जरूर किसी मुसीबत में है। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ जंगल में। हाँ भाई, चलो। फिर नमन और गांव के कुछ लोग सेठ को ढूंढने के लिए बिरजू के बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। जैसे ही वे सब जंगल में जाने लगते हैं, जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना होने लगता है। तभी एक भेड़िए की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। अरे भाई, यह जंगल में कैसी आवाजें आ रही हैं? चलो यार, हमें वापस चल लेना चाहिए। नहीं दोस्त, हमें उस जगह पर जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर यह माजरा है क्या। और फिर वह लोग जंगल में आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वह सब बताई हुई जगह पर पहुंच ही जाते हैं। अरे यहाँ तो हमने सब जगह अच्छे से देख लिया, पर भैया का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिर भैया है कहाँ? फिर वह सब वापस गांव में लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद शाम से रात हो जाती है। अरे भाई, यह सब क्या सुनने को मिल रहा है गांव में? भाई शामू, मुझे तो लगता है
सेठ अपने काम से कहीं और निकल गया होगा और यह उसका नौकर रात को पी के खामखा ही मन धड़ंग कहानियां बनाए जा रहा है। हाँ भाई, क्या तो तुम सही रहे हो। चलो भाई, अब तो गांव में ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। आजकल गांव से ही लोग गुमशुदा जो हो रहे हैं। चल भाई शामू, मेरा घर तो आ गया, तू भी अपने घर ठीक ठाक से पहुंच जाना। फिर शामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से उसके आसपास कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। अरे 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 कौन है वहाँ? तभी उसे एक साया दिखाई देता है, जैसे कि मानो कोई भेड़िए की शक्ल का इंसान उसके पास से ही गुजरा हो। अरे भाई भाई भाई, कौन है वहाँ? चल 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 शामू, यहाँ से जल्दी से निकल जा। और कहीं वह बिरजू की बात सच तो नहीं कि जंगल में सच का आदमखोर जानवर है? ओ नहीं, अरे नहीं, कहीं वही तो नहीं आ गया। चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल जल्दी। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या करूं? पीछे मुड़कर देखूं या भाग चलूं? क्या करूं? फिर जैसे ही शंभू पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पास की ही झाड़ियों में एक बहुत बड़ा आदमखोर भेड़िया, जिसका शरीर आधा भेड़िया और आधे मानव जैसा होता है। नहीं, भागो 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 भागो! यह देखते ही शंभू जैसे ही वहां से भागने लगता है, वैसे ही वह भेड़िया उस पर अपने नुकीले पंजों से वार कर देता है और शंभू वहीं गिर पड़ता है। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ! तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाना। एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। तो भाई, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। और अगर एनिमेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज पूछना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, चीज भी आप दिखा सकते हो। और अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।